हमारे YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस अध्याय में हमको हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है उसको एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ जानना है, पदार्थ की अवस्था पढ़ना है। 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस, और तीनों में डिफरेंस पढ़ना है कि ठोस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, गैस क्या होता है। ये 3 पदार्थ। तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। यानी पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में जो भी वस्तु हम देखते हैं वो जिस सामग्री से बना हुआ है, जिस चीज़ से बना हुआ है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। और हमारे आसपास जितना भी वस्तु है, विद्यमान है, वो सब पदार्थ है। पदार्थ का क्या खासियत है कि वो स्थान घेरता है। पदार्थ क्या करता है? पदार्थ स्थान घेरता है और उसका कोई द्रव्यमान होता है। ये एक इसका विशेषता है कि पदार्थ उसी को कहेंगे जो स्थान घेरता हो, कुछ स्पेस लेता हो, या उसका कोई द्रव्यमान हो, वजन हो। तो पदार्थ का 2 विशेषता होता है, स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है। आगे देखेंगे कण। पदार्थ किस चीज़ से बना हुआ है? तो कण से बना। कण क्या होता है? तो पदार्थ कणों से बने होते हैं। यह सतत नहीं होता। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटा होता है पदार्थ का कण। और पदार्थ के कणों के कुछ लक्षण होते हैं, अभिलक्षण गुण होते हैं, है ना। तो क्या क्या गुण होते हैं उसको देखते हैं। पहला गुण होता है पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसको अच्छे से समझ लें। पदार्थ के कण के लक्षण लिखने के लिए आते हैं, गुण लिखने के लिए आते हैं। तो पदार्थ के कणों का क्या गुण है? तो पहला गुण है कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गति करते रहते हैं, हमेशा गतिशील होता है और इसके पास गतिज ऊर्जा होता है। गति करता है यानी कि उसके पास गतिज ऊर्जा होता है। और इसी में है कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज़ हो जाती है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो कण की जो गति है वो और अधिक तेज़ हो जाती है। तो ये पहला गुण है कण का। दूसरा गुण क्या है? तो दूसरा गुण है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी खाली स्थान होता है इस तरह से। अब ये रिक्त स्थान कितना होता है? तो ठोस में बहुत कम होता है, द्रव में थोड़ा थोड़ा रहता है, और गैस में, ये मान चलो गैस है तो गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, रिक्त स्थान कणों के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। ये हो गया ठोस, ये द्रव्य और ये गैस। यानी कि ठोस में बहुत कम रिक्त स्थान होता है और द्रव्य में थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान होता है और गैस में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। तो ठोस में क्योंकि रिक्त स्थान बहुत कम होता है इसलिए कठोर होता है, और द्रव्य में रिक्त स्थान थोड़ा अधिक होता है इसलिए वो ठोस नहीं होकर के ये इसमें बहाव होता है। और गैस में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है इसलिए ये दिखता भी नहीं नग्न आँखों से, ये हमेशा बहता रहता है ना। और इसको संपीड़न किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारा रिक्त स्थान है। अगर इधर से भी प्रेशर दे, इधर से भी प्रेशर दे, इधर से भी, इधर से, तो ये मिल करके एक छोटा सा जगह में ये आ सकता है। तो इसलिए इस गैस का जो संपीड़न होता है, यानी प्रेशर, वो दबने की जो क्षमता होता है वो सबसे अधिक होता है। ठोस में बहुत कम होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठोस में नहीं दबा सकते हैं, जैसे पत्थर ठोस है उसको दबाने की कोशिश करेंगे नहीं दबेगा। द्रव्य में भी संपीड़न होता है, यानी इसमें भी थोड़ा बहुत दबाव होता है, लेकिन गैस में सबसे अधिक। तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप देख लेते हैं। जैसे कि चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे इस बीकर लिए, एक बर्तन लिए, इसमें पानी है। तो पानी में अगर कर लेंगे, उसमें अगर हम नमक डालते हैं पानी में और उसको अगर अच्छे तरह से मिला दें तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये नमक जो है वो पानी में घुल जाता है और नमक दिखाई नहीं पड़ता है, और पानी जो है वो उतना ही रहेगा, पानी भी बढ़ता नहीं है। तो अगर पानी उतना ही है और इसमें नमक भी मिला दिए तो फिर ये नमक गया कहाँ? तो इससे क्या पता चलता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी पानी के बीच में भी रिक्त स्थान है। उसी रिक्त स्थान में NaCl नमक जो है
घुस गया है ना। जो पानी के बीच में जो रिक्त स्थान है उसी में नमक का कण समावेश हो जाता है, जिसके कारण पानी ऊपर भी नहीं बढ़ता है और नमक उसमें घुल जाता है पूरी तरह से। तो इस क्रियाकलाप द्वारा हम जान सकते हैं कि पदार्थों के बीच में या कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसका गुण देखते हैं। तीसरा गुण है कण का, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है ना। पदार्थ का कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो आकर्षण करने का गुण भी पाया जाता है कणों में। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे कोई नल है, नल से अगर पानी गिर रहा है इस तरह से, अब इस पानी को अगर हम उंगली यहाँ पे दे देंगे पानी में और इसको काटने की कोशिश करेंगे तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कण जो है जल का वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, इसलिए इसको अगर काटना चाहेंगे तो वो नहीं कटेगा। एक दूसरे को मतलब आकर्षित करते खींचता है एक दूसरे को। तो ये उसका एग्जाम्पल हुआ। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी के धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वह धार क्या वो धार टूट जाती है? तो नहीं, धार नहीं टूटती है, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है किस चीज़ से? तो कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसी बल से जुड़ा हुआ आता है। इसलिए पानी के जो गिर रहा है उसको अगर हम उंगली दे करके तोड़ना चाहे उसको, उसकी धार को, तो वो नहीं टूटता है। अब देखते हैं 3 गुण है, ये तीनों गुण कौन कौन सा अवस्था में कम और कौन सा अवस्था में अधिक होता है उसको देखते हैं। तो पहले देखते हैं पदार्थ कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है किसमें? रिक्त स्थान और उसकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। तो रिक्त स्थान ठोस पदार्थ में कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम होता है। उसके बाद द्रव्य अवस्था में थोड़ा थोड़ा होता है और गैस अवस्था में बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह से। तो ये इस पॉइंट को याद रखेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में, द्रव में या गैस में। ये एकदम क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान गैस में होता है, द्रव में थोड़ा कम रिक्त स्थान होता है और ठोस में बिल्कुल रिक्त स्थान नहीं होता है, सबसे कम होता है। दूसरा पॉइंट देखे थे आकर्षण बल। तो आकर्षण बल किस में अधिक होता है? तो ठोस में, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान नहीं होता है। तो ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, यानी कणों के बीच का आकर्षण, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। उसके बाद द्रव्य में होता है, द्रव्य क्योंकि थोड़ा दूर दूर में रहता है। उसके बाद गैस में होता है, गैस बहुत ज़्यादा दूर में रहता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रहेगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव्य, उसके बाद गैस। आकर्षण बल भी सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव्य में मध्यम यानी उससे थोड़ा कम और गैस में सबसे कम होता है। अब आगे पढ़ना है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था कौन कौन सा अवस्था होता है? तो 3 अवस्था होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले की कक्षा में भी। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, ये 3 अवस्था होता है पदार्थ का। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा मानव शरीर जो है वो भी पदार्थ के तीनों अवस्था में विभाजित कर सकते हैं। इसको भी, मानव शरीर को भी पदार्थ के 3 अवस्था में विभाजित कर सकते हैं। जैसे हड्डी और दांत, ये ठोस अवस्था हो गया। ब्लड, रक्त और जल जो है पानी, वो हो गया द्रव अवस्था। फेफड़ों में हवा, गैस अवस्था। और 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है। यानी हमारे शरीर के अंदर भी पदार्थ की तीनों अवस्था पाया जाता है। हड्डी और दांत के रूप में ठोस अवस्था पाया जाता है, ब्लड और जल के रूप में द्रव्य अवस्था पाया जाता है, और फेफड़ों में हवा और गैस, हवा जो है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और हमारे शरीर में कितना % पानी होता है? तो 70% पानी मौजूद होता है। अब देखेंगे ठोस अवस्था का क्या क्या गुण है, विशेषता क्या है ठोस अवस्था। तो ठोस का निश्चित आकार होता है,
है ना। एक फिक्स उसका शेप होता है, निश्चित आकार, जो भी आकार का रहेगा वो एकदम उसका फिक्स आकार रहेगा, है ना। ठोस अवस्था की सीमाएं स्पष्ट होती है, यानी इसका बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर ये स्पष्ट रहता है, फिक्स रहता है, ये इसको बढ़ेगा नहीं। जैसे ये त्रिभुज जितना बड़ा है तो ये ऐसा फैलेगा नहीं, इधर नहीं फैलेगा, है ना। जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा। तो ठोस का निश्चित आकार होता है, आकार एकदम निश्चित होगा, और उसका सीमा जो है, बॉर्डर जो है, किनारा, वो भी निश्चित होता है, यानी उसकी सीमाएं होती है, स्पष्ट सीमा होती है, उसको बदला नहीं जा सकता है। तीसरा गुण देखते हैं, निश्चित आकार या स्थिर आयतन होता है। आकार भी उसका निश्चित होता है, ऐसा नहीं कि अभी है ऐसा आकार का, गोलाकार आकार का, थोड़ा देर में त्रिभुज आकार हो गया या थोड़ा देर में आयताकार हो गया, ऐसा नहीं होता है। यानी इसका एक निश्चित आकार होता है, जिस आकार का है वही आकार का वो रहेगा, जब तक कि उसमें अलग से बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। और इसकी संपीड्यता, संपीड्यता मतलब इसको दबाने की जो क्षमता है वो नगण्य होता है, ये बहुत दृढ़ मतलब मजबूत होता है, इसको हम दबा नहीं सकते हैं, है ना। तो इसलिए संपीड्यता इसका नगण्य होता है, यानी इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दृढ़ मजबूत होता है। तो ये है उसका ठोस का विशेषता। उदाहरण देखते हैं कुछ। जैसे बल लगाने पर रबर के बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने पर वह पुनः अपने आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर टूट जाएगा। जैसे हमने पढ़ा अभी ठोस की, ठोस अवस्था का क्या विशेषता है कि उसका आकार नहीं बदलता है। अब यहाँ पे है कि बल अगर लगाएंगे तो रबर का जो है वो आकार बदल जाता है, तो ये ठोस है या नहीं है। तो रबर का आकार बदलता है, लेकिन सिर्फ बल लगाएं तब, जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर से वो अपने आकार में आ जाता है, इसलिए यह भी एक ठोस अवस्था है। ठीक है। अब ठोस पदार्थों के कणों के बीच गतिज ऊर्जा जो है वो न्यूनतम यानी बहुत कम होता है। ठोस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है। इसलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है, निश्चित आकार होता है, क्योंकि ये जो कण होता है ठोस के, ये जो कण है वो कण का बहाव नहीं होता है, इस गतिशील नहीं होता है, बहुत कम गति करता है, इसलिए इसका आकार निश्चित होता है। अगर ये कण गति करता रहता है, जैसे यहाँ पे है, कभी गति करके यहाँ आ जाता है, तो इसका आकार इस तरह से बढ़ जाता। तो ये आकार फिक्स होता है, इसका दृढ़ होता है, मजबूत होता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत कम होता है, नगण्य होता है। आगे देखते हैं, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार ले लेता है। अब ये ठोस है या नहीं? तो शर्करा यानी चीनी और नमक को हम जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ले लेता है। और अभी हम ठोस में पढ़ेंगे, ठोस तो आकार में परिवर्तन नहीं करता है, तो ये अगर जिस बर्तन में रख देते उसी का आकार ले लेता है, मतलब इसको ठोस कहे या ना कहें, तो बिल्कुल ये ठोस है, क्योंकि इसका क्रिस्टल का आकार वही रहता है। यानी कि नमक बहुत सारा छोटा छोटा है, नमक बहुत सारा जब डालते हैं तब किसी का आकार ले लेता है, लेकिन अगर एक नमक का दाना उठा के देखें तो उसका आकार फिक्स रहता है, वो किसी बर्तन का आकार नहीं लेता है। तो इसीलिए ये क्या है, नमक और शर्करा जो है वो भी ठोस है। उसी तरह अगला देखते हैं, हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, यानी इसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं स्पंज को हाथ से, लेकिन फिर भी ये ठोस है। तो क्यों ठोस है? क्योंकि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, दमने से हवा बाहर आती है और जैसे छोड़ते हैं फिर से हवा आ जाता है उसके अंदर, तो फिर से वो अपने आकार ले लेता है, यानी ये भी ठोस है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं ठोस क्या है। तो ठोस का निश्चित आकार होता है, अस्पष्ट सीमा होता है, ठोस अवस्था का स्पष्ट सीमा है ना, बॉर्डर स्पष्ट होता है, निश्चित या स्थिर आयतन होता है, इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है, यानी कंप्रेस नहीं होता, दबता नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या है? तो द्रव तरल होता है और जिसमें बहाव होता है। द्रव पानी देखें, ये बहाव होता है, इसमें द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, इसका कोई आकार नहीं होता, इसको जिस बर्तन में रखें वो उसी का आकार ले लेता है। अगर गोलाकार बर्तन में रखेंगे तो गोलाकार आकार ले लेगा, अगर बेलनाकार बर्तन में रखेंगे तो बेलनाकार आकार लेगा, है ना। तो इसका कोई अपना आकार नहीं होता है, लेकिन द्रव्य का निश्चित आयतन होता है, इसका वजन जो है, आयतन जो है वो निश्चित रहता है।
और द्रव्य में बहुत कम संपीड़न होता है। संपीड़न मतलब दबाव इसमें भी बहुत कम होता है। पानी बह रहा है, उसको अगर दबाना चाहे दोनों तरफ से, इसको कंप्रेस किया जाए तो वो भी बहुत कम होता है, नहीं होता है कंप्रेस, है ना। तो द्रव्य में भी संपीड़न कम होता है। अब द्रव्य में और भी कुछ देखते गुण क्या क्या होता है। तो द्रव्य के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। तो द्रव्य के कणों का जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल पढ़े इससे पहले, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति है, उसी के कारण आयतन जो है वो निश्चित रहता है द्रव्य में। और द्रव्य को जिस बर्तन में रखा जाए वो उसी का आकार ले लेता है, ये याद रहेगा। अगला है गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरित करती है। यानी कि गैस जो है पानी में घुल सकता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे। यह जलीय पौधे व जीव पानी में घुले ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। तब जल क्या है, द्रव्य में जो है गैस घुल सकता है, और जो गैस घुला हुआ रहता है द्रव्य में पानी में, उसी के कारण पानी में रहने वाले जीव जंतु जो है, मछली सब सांस ले पाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है। विसरण मतलब किसी चीज़ को अपने में घोलने की प्रवृत्ति जो है वो द्रव्य में सबसे ज़्यादा होता है, ठोस में बहुत कम होता है। क्योंकि कणों की गति द्रव में ज़्यादा होता है और ठोस में कम होता है। तो कणों की जो गति है वो बहुत कम होता है ठोस में, इसलिए इसमें विसरण किसी को अपने में घुल नहीं सकता है, इसको घोल नहीं सकता। और द्रव्य की गतिज ऊर्जा जो है, कणों के बीच का गति जो है वो थोड़ा अधिक होता है, इसलिए ये अपने आप में घोल लेता है। विसरण क्षमता इसमें होता है, विसरण अधिक होती है। विसरण मतलब घोलना। जैसे पानी में कोई भी चीज़ को हम घोल सकते हैं, चीनी, नमक, बहुत सारा चीज़ घुलता है, लेकिन ठोस में कोई चीज़ को घोल नहीं सकते हैं। अब आगे देखेंगे गैसीय अवस्था। गैसों में बहाव होता है, सही बात है, गैस बहता रहता है हमेशा। गैसों में संपीड़न अधिक होता है। संपीड़न मतलब कंप्रेस करने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस के बीच में रिक्त स्थान बहुत होता है। तो अगर इधर जैसे रिक्त स्थान इतना है, इसको दोनों तरफ से, चारों तरफ से दबाए इस तरह से, ये है कण, और इसमें अगर चारों तरफ से दबाए तो ये कण सामने सामने आ जाएगा, है ना। तो ये छोटा सा जगह में भी आ जाएगा। तो इतना बड़ा एरिया का जो गैस है वो एक छोटा सा इतना सा जगह में भी आ सकता है। यानी गैसों में बहुत ज़्यादा संपीड़न होता है, क्योंकि इसके कणों के बीच में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। इसीलिए एक सिलेंडर में गैस को भरा जा सकता है, बहुत सारा गैस को सिलेंडर में भर सकते हैं और वो यूज करते हैं। तो गैसों की कोई निश्चित सीमा भी नहीं होता है ना, कोई इसका सीमा नहीं होता, कोई बॉर्डर नहीं होता। गैस का भी देखा है कि ये कैसा रहता है, विवृताकार रहता है कि ऐसा वर्गाकार रहता है। तो इसका कोई सीमा ही नहीं होता, इसलिए इसमें कोई आकार भी नहीं होता, क्योंकि इसमें बॉर्डर ही नहीं है, तो इसका आकार कहाँ से रहेगा, है ना। कभी तो ऐसा नहीं सुने हैं कि गैस का गोलाकार गैस होता है, चाहे विवृताकार होता है कि त्रिभुजाकार होता है ना। तो ऐसा नहीं सुने। यानी कि गैस में किसी प्रकार का कोई आकार नहीं होता है, क्योंकि इसका सीमा नहीं होता है, और सीमा नहीं है इसका मतलब आकार भी नहीं रहेगा। गैस का कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है, इसका कोई आयतन नहीं है ना। आगे देखते हैं, गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। गैस का कण जो है वो यहाँ से वहाँ हमेशा भटकते रहता है, घूमते रहता है। उसमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैस में बहाव होता है। तो गैस को बीच के जो आकर्षण बल है वो कम होता है ना, इसलिए हमेशा बहते रहता है इधर उधर हवा में। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाए वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेता है। इसका कोई आयतन भी नहीं होता है ना गैस का। अब आगे बढ़ते हैं, तो गैस अवस्था में कण अनियमित रूप से तेज़ी से गति करते हैं। इसी कारण आपस में कण और बर्तन दीवार से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो गैस जो है अनियमित रूप से गति करता है ना, अनियमित रूप से गति करते रहता है, इसलिए वो बर्तन के दीवार से टकराता रहता है, और टकराने पर ही उसमें क्या बनता है, दबाव बनता है। जब उसमें टकराता है, जैसे कोई भी चीज़ अगर दबाएं कहीं पे टकराएगा तो उसमें दबाव बनता है। तो गैस भी बर्तन में टकराता है, जिसके कारण उसमें दबाव उत्पन्न होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में कैसे चेंजेज किया जा सकता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो ठोस से
बर्फ़, ठोस क्या है, बर्फ़, द्रव, पानी, गैस, वाष्प, यानी एक ही चीज़ है ये तीनों। पानी से बर्फ़ बना सकते हैं, बर्फ़ से वाष्प बना सकते हैं। तो पहले ठोस, बर्फ़ क्या है, ठोस है, ठोस से द्रव बन सकता है पानी जैसे, और फिर द्रव से गैस, यानी तीनों अवस्था एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, है ना। ठोस से द्रव्य बन सकता है, द्रव्य से गैस बन सकता है, गैस से भी ठोस बन सकता है, ठोस से भी गैस बन सकता है। तो गर्म करने पर पानी बर्फ़ जो है पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीक़ों से परिवर्तित किया जाता है। तो गर्म अगर करेंगे तो बर्फ़ क्या हो जाता है, पानी में परिवर्तन हो जाता है, और पानी को फिर से गर्म करेंगे तो वो फिर से वाष्प बन जाएगा, यानी गैस बन जाएगा। तो पदार्थ जो है उसकी भौतिक अवस्था को, यानी ठोस, द्रव, गैस, जो ये तीनों अवस्था, उसको दो तरीक़ों से परिवर्तन किया जा सकता है। पहला, तापमान में परिवर्तन करके हम अवस्था को चेंज कर सकते हैं। कैसे, उसको देखते हैं। एक होता है गलनांक, जिसको मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो ये गलनांक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पूछता है, इसको ध्यान से देखना और इसे याद कर लेना अच्छे से। तो गलनांक, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव्य बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। तो कितना तापमान हम दे रहे हैं किसी ठोस को पिघलाकर द्रव्य, लिक्विड बनाने के लिए, तो वही तापमान को उसका गलनांक कहा जाता है। यानी कोई ठोस है, उसमें कितना हीट या तापमान दे कि ये जो है वो द्रव्य में परिवर्तन हो जाए, लिक्विड बन जाए, तो उसी तापमान को बोलते हैं गलनांक। जैसे बर्फ़ ठोस है, जिसको कितना तापमान देने पर ये पानी बनता है, लिक्विड बनता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बर्फ़ का गलनांक कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। तो बर्फ़ का गलनांक होता है 273 केल्विन, क्योंकि बर्फ़ 273 केल्विन पर आने पर वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब देखो, जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है, तापमान तो नहीं बढ़ता है। लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देता है। तो संगलन का गुप्त ऊष्मा क्या है, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितने उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि कोई 1 केजी ठोस है, 1 केजी ठोस को द्रव्य बनाने के लिए जितना तापमान की ज़रूरत होती है, जितना उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। जैसे बर्फ़ क्या है, बर्फ़ का संगलन का उसमें ऊर्जा कितना होगा, गुप्त ऊष्मा कितना होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गलनांक के बाद एक होता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या है, तो गलनांक बोले थे ठोस को द्रव में बदलने में जो तापमान लगता है, ठोस से द्रव बदलने में जितने तापमान की ज़रूरत होती है वही उसका गलनांक होता है। अब क्वथनांक क्या है, तो क्वथनांक वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। अब द्रव से अगर गैस बनने लगेगा तो कितना तापमान देंगे कि कोई द्रव्य गैस में परिवर्तन होने लगेगा, उसी को उसका क्वथनांक कहते हैं। उम्मीद है क्लियर होगा। जैसे एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठोस से द्रव्य जो बनता है जितना तापमान पर, उसको क्या बोलते हैं, गलनांक। ये है गलनांक। और द्रव्य जो है वो गैस में परिवर्तन हो जाता है कितना ताप देने पर ये गैस में परिवर्तन होगा, उसी को बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है। जैसे पानी को बर्फ़ जैसे है, बर्फ़ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वो पिघलना शुरू होता है, लिक्विड बन जाता है, द्रव्य बन जाता है। और द्रव्य को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देंगे, यानी 373 केल्विन, तो क्या हो जाएगा, गैस में, वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि पानी का क्वथनांक कितना है, तो 373 केल्विन। अगर डिग्री में बात करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर।
अब वाष्पीकरण में गुप्त ऊष्मा, उसमें देखे थे संगलन की गुप्त ऊष्मा, अभी वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा क्या है। तो 1 केजी द्रव्य को उसके क्वथनांक पर वाष्प बदलने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ऊष्मा को बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होता था कि 1 केजी ठोस को द्रव्य बनने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी उसको बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा, और 1 केजी द्रव्य को गैस बनने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। क्लियर? आगे बढ़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं ऊर्ध्वापातन। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे परिवर्तित हो जाता है, ठोस अवस्था सीधे गैस अवस्था में और गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, उसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं। यानी कोई ठोस है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएगा और गैस से फिर ठोस, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। जैसे इसका उदाहरण क्या है, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। चीनी का प्याली में कपूर या अमोनियम क्लोराइड को डालना है। चीनी के प्याली यानी मिट्टी के प्याली पर कीप को उल्टा करके रखिए, कीप को उल्टा रख देना है। कीप के सिर पर रुई की डाट लगा दीजिए, धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखेंगे कपूर ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है। कीप के भीतर दीवार के पदार्थ को वाष्प संघनित होता है। यानी कि ऊर्ध्वापातन किसको कहते हैं, तो जिसमें ठोस जो है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है और गैस डायरेक्ट ठोस में, तो ऐसे विधि को ऊर्ध्वापातन विधि कहते हैं। अगला देखते हैं दाब में परिवर्तन का प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और द्रव में बदल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि हम दाब बढ़ा दें, दाब मतलब प्रेशर बढ़ा दे और तापमान को घटा दे, तो गैस जो है वो सीधे द्रव अवस्था में बदल जाता है। गैस से द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। कैसे? तो दाब बढ़ा करके और तापमान को घटा करके। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं, यानी कि चारों तरफ से अगर ऐसा प्रेशर देंगे तो जो गैस का कण है वो नज़दीक आ जाता है और ये गैस जो है वो धीरे धीरे लिक्विड में बदल जाता है ना, द्रव अवस्था में बदल जाता है। देखते हैं एक बार फिर से उसको कि अगर ठोस से द्रव बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, संगलन, है ना। ठोस से द्रव बन रहा है मतलब संगलन अभिक्रिया। और अगर द्रव्य से गैस बन रहा है तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं, और अगर गैस से ठोस बन जा रहा है डायरेक्ट तो उसको ऊर्ध्वापातन, या ठोस से गैस बन रहा है डायरेक्ट तो उसको भी ऊर्ध्वापातन कहते हैं। और द्रव्य से ठोस बन रहा है, यानी पानी है वो ठोस अगर उसको बना देंगे तो उसको जमना कहते हैं, और गैस से अगर द्रव बन जाए तो उसको संघनन कहते हैं। तो इस चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र को अच्छा समझ ले तो ऊर्ध्वापातन, संघनन और जमना ये सब समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं वाष्पीकरण। एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव्य पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण यानी कोई ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव जो है वाष्प में परिवर्तन होने लगता है, तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वो अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है और इसी कारण वाष्प में बदल जाता है। यानी सतह में, यानी ज़मीन में अगर पानी को उड़ेल दे वाष्प बनकर तो क्या होता है, जैसे क्यों होता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा के कारण, है ना। गतिज ऊर्जा के कारण पानी जो है वो ज़्यादा सतह पे फैल जाएगा, तो गतिज ऊर्जा से इसके कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है और ये धीरे धीरे वाष्प बन करके उड़ जाता है। आगे देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। क्या क्या कारक है जिससे वाष्पीकरण प्रभावित होता है। तो पहला है सतही क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। यानी कि इतना सा पानी है उसको अगर इतना बड़ा क्षेत्रफल में उड़ेल देंगे तो तुरंत ये वाष्प बनकर उड़ जाएगा। यानी कि जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा बढ़ेगा उतना जल्दी उसका वाष्पीकरण होगा, है ना। तापमान में वृद्धि, यानी तापमान भी अगर बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण दर बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा तापमान उष्मा देंगे, हीट देंगे तो वो जल्दी वाष्पीकरण वाष्प में बदल जाएगा। और आर्द्रता,
आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण दर क्या होता है, घट जाता है। तो सतह क्षेत्रफल बढ़ने से बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने से भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आर्द्रता हो, आर्द्रता किसको बोलते हैं, ऐसा हवा जिसमें पानी का अंश भी हो, जो कि बरसात के मौसम का जो हवा होता है। तो ऐसा हवा में, अगर हवा में आर्द्रता है, पानी का भी अंश है, तो वाष्पीकरण दर घट जाता है, जल्दी वाष्प नहीं बनता है। क्लियर है। तो ज़्यादा आर्द्रता, कम वाष्पीकरण। वायु की गति पर भी निर्भर करता है। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण दर भी बढ़ जाता है। वायु की गति अगर तेज़ हो जाएगा तो वाष्प भी जल्दी हो जाता है, वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, वाष्पीकरण से शीतलता होती है। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाती है। तो वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा लुप्त होता है, उस ऊर्जा को पुनः फिर से प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, वातावरण का ऊर्जा को अपने में अवशोषित करता है, यानी सोख लेता है। वातावरण में जो भी ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, हीट है, उसको अपने अंदर सोख लेता है। इसी कारण क्या हो जाता है, वो सतह जो है वो शीतल यानी ठंडा हो जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं, अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमें हाथ में शीतलता महसूस होता है। तो एसीटोन को अगर हाथ में रखेंगे तो वो हमारे हाथ से ऊष्मा लेता है, हमारे हाथ में जो हीट है, गर्मी है, उसको ले करके वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और हमारा हाथ जो है वो शीतल यानी ठंडा महसूस करता है। आगे देखते हैं, वाष्पीकरण का ही ये है। गर्मी के जैसे दिनों में, गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर लेता है। तो सूती कपड़ा पहनते हैं तो हमारे शरीर का पसीना को वो सोख लेता है और उसको फिर वायुमंडल में वाष्पीकरण द्वारा उड़ा देता है। तो चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होता है, जो कि अभी देखें, तो इसीलिए गर्मी में सूती कपड़ा पहनने से हमको आराम मिलता है, शीतलता का अनुभव होता है, ठंडक की अनुभव होती है। अगला इसका उपयोग, गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। यह मैदानों से ऊर्जा यानी गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस जगह को ठंडा कर देता है। तो गर्मी में मैदान में पानी क्यों छिड़कते हैं, क्योंकि मैदान में जो गर्मी है, ऊर्जा है, उसको पानी सोख लेता है, अपने अंदर ले लेता है और वो पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है और क्योंकि वहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है इसलिए वह जगह ठंडा हो जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको डाउट को क्लियर करें। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक, चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में लेकर आएंगे अगला चैप्टर। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि